बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम बोलो, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। माननीय आचार्य देवव्रत जी, शहर से दूसरे आए गणमान्य व्यक्ति, महात्मा लोग, साध संगत जी, ये हमारा आज बड़ा अहोभाग्य है कि महापुरुषों ने यहाँ आके हमें दर्शन दिए, कृतार्थ किया। इतने समय व्यस्त होते हुए भी हमारी प्रार्थना इन्होंने स्वीकार की, क्योंकि धर्म समाज से ही है और समाज जब उन्नत होगा तो चहुमुखी प्रगति होगी। और आचार्य जी जो इस युग में कार्य कर रहे हैं वो शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। समय समय पर महापुरुष आते रहे, स्वामी दयानंद जी, विवेकानंद जी और दूसरे संत महात्मा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बड़े समाज का उत्थान करने के कार्य किए, उनको भ्रमों से, पाखंडों से निकालने के काम किए। और महापुरुषों की तो संगति क्या, मैं कहता हूँ दर्शन ही इतना लाभ देता है कि आदमी सब अपनी बुराइयों को भूल के अपना मार्ग बदल लेता है। उसका महिमा कहनी भी बड़ी छोटी पड़ जाती है। एक छोटी बात के द्वारा समझाऊं, महापुरुषों के संग से हमें उनके दर्शन मात्र से, अगर उनके पवित्र वाणी से कोई शिक्षा, संदेश या उपदेश मिल जाए तो उसका कहना ही क्या है। एक समय की, पुराने समय की बात है, जब हरियाणा पंजाब अलग अलग नहीं हुए थे, हमारा जिला हिसार ही होता था और हिसार में एक उच्च अधिकारी जिनको हम डीसी कहते हैं, जिले के मालिक, ट्रांसफर होके आए। आचार्य जी की तरह से वो भी बड़े नेक इंसान थे, हर इंसान की दुख दर्द तकलीफ को समझते थे, सुनते थे और उनको हर प्रकार से उसका निवारण करने का प्रयास करते थे। हालांकि इन्होंने जो क्षेत्र चुना है वो है पर्यावरण की शुद्धि का, कृषि के सुधार का, और इस सुधार करने से मैं कहता हूं कि सब कुछ ही सुधर जाता है। इस युग में हम पाते हैं कि हर चीज दूषित है, पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, मिट्टी भी दूषित है, लोगों के दिमाग भी दूषित है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने फरमाया है कि सबसे पहला कोष अन्नमय कोष है। 5 कोष हैं हमारे शरीर में, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञानमय कोष और विज्ञानमय कोष, और उसके बाद आता आनंदमय कोष। पहला कोष अन्नमय कोष है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार होंगे, और उन ये विचारों से उनकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार और कर्म बनते हैं। अब इन्होंने ये मुहिम उठाई है कि हमारे जो हम अन्न खाते हैं, आज समाज की हालत देखते हैं, हर इंसान में क्रोध बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जवान जवान बच्चों को रोग होता है, पता ही नहीं लगता क्या बीमारी हुई और क्यों उसको उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उसका कारण हम जानते हुए भी उसके बचने से उपाय नहीं करते, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका एक खोज निकाली है
और इन्होंने ये मुहिम चलाई कि अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, जल भी शुद्ध होना चाहिए, सब्जियां भी शुद्ध होनी चाहिए, फल भी शुद्ध होने चाहिए और वायु और मिट्टी भी शुद्ध होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ऐश आराम के लिए हमने मेहनत करनी छोड़ दी और इन चीज़ों को ऐसा दूषित कर दिया कि ख्याल ही नहीं करते कि वो गुप्त रूप से हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा था, महापुरुषों के दर्शन से और उनके सानिध्य से जो हमें फायदा मिलता है, तो जब वो डीसी साहब वहाँ आए, ख्याति फैल गई आसपास में, महान लोगों की कीर्ति होती है, उनके गुणों का गुणगान किया जाता है, सब याद करते हैं। जो महापुरुष पुराने समय में होके गए, हम आज भी उनको जिंदा रखे हुए हैं क्योंकि उनके सिद्धांत हैं। उन्होंने जो मानवता के लिए, समाज के लिए नेक काम किए, वो आज भी जिंदा हैं। तो वो गए नहीं दुनिया से, देर रूप से भले चले गए, लेकिन उनके सिद्धांत और नियम हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और वो आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये अलग बात है कि हम उनको किस प्रकार से नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको याद नहीं करते या उनके अनुसार हम अपने जीवन को नहीं चलाते। तो जब ऐसी बातें चारों तरफ फैली, तो एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके 4-5 लड़के थे। यही समय था अनाज निकालने का, फसल पक के तैयार होगी, उन्होंने लावणी कर ली, सब फसल काट के तैयार करके निकालने लग गए। आजकल तो साधन है, एक दिन में ही निकाल लेते हैं, जब तो महीनों तक उन बैलों से उनको पहले पैरों से उनको कुचलते थे, फिर बरसाते थे, फिर अनाज निकालते थे। 4-5 उनके लड़के थे, बड़ी मेहनत करते थे। तो जब उन्होंने भी सुना, तो शाम के टाइम जब परिवार इकट्ठे होते थे, आजकल वो जमाना नहीं है, आजकल तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, आपस का प्यार प्रेम सब गया, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने ही तक सीमित होके रह गए। लेकिन जब परिवार बड़े बड़े होते थे, कितने कितने आदमी एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते, बूढ़े बुजुर्ग का कहना मानते थे, जो भी उनका उपदेश होता उसी पर चलते थे। और जब भी कोई बात होती तो उन्हीं से वो न्याय करवाते थे, वही न्यायाधीश होते थे, वही कानून को बनाने वाले होते थे और वही हर प्रकार से उनको उनके जीवन को संभालने वाले थे। तो एक दिन वो जब शाम को बैठे थे, उनके पिताजी कहने लगे, बेटा मैंने सुना है कि हिसार में एक बहुत नेक इंसान आए हैं और उनकी बातें बहुत सुनी है मैंने, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। बोले कि आप क्या चाहते हो पिताजी? नेक इंसानों की संतान भी नेक होती है, वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बुढ़ापे में भी उनको इस तरह से संभाल के रखते हैं जिस प्रकार से माँ बाप अपने छोटे बच्चे को रखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसे हो जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अगर आपका दिल करता है तो मिल के आओ, बोला कि हाँ मैं कल मिल के आऊँ। उन्होंने अपने पिताजी को 5 रुपए दिए और वो मिलने के लिए चल दिए। उस दिन वो मिल के आए, दिन में बच्चे काम करके अनाज निकाल के घर में डाल लिया। तो जब वो उनसे मिलने के लिए गए, महापुरुष कहने लगे, बाबा कैसे आए थे बोलो? बोला कि आपके बारे में काफ़ी सुना था, बस मैं तो आपको देखने आया था, मिलने आया था। अब समझदार आदमी तो हर प्रकार से बात को भांप लेते हैं। उन्होंने सोचा बुजुर्ग आदमी है, आया था तो बहुत अच्छी बात। वो उनको डीसी साहब को 5 रुपए देने लगे। बोले कि ये लो 5 रुपए। बोला ये किस चीज़ के? बोला ये आपकी भेंट और नजराना है, इसीलिए हम सम्मान करते हैं ना। जो इंसान किसी को देता नहीं वो लेता भी नहीं है। प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक। तुम किसी को देते हो तो आपको वैसा मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा, नफरत करोगे तो आपको नफरत, क्योंकि वो लौट के हमारे पास वही आता है। कर्म इंसान जो करता है वो अपना परिणाम दिखाता है। तो जब वो उन्होंने 5 रुपए ले लिए, लेकिन मन में बड़े खुश हुए कि अच्छा 5 रुपए आपने दिए हैं तो मैं भी आपको कुछ देता हूँ। कागज पर एक बात लिख दी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। वो तो बुजुर्ग आदमी अनपढ़ थे, उस कागज को लेके आगे घर आके
शाम के टाइम वही जब सब इकट्ठे हुए मिले, पिताजी से पूछने लगे आप गए थे, क्या बात हुई आपकी? कहने लगे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो मिल के उनके दर्शन करके ही मुझे शांति आ गई। दर्शन करने में ही बहुत आदमी को सब कुछ मिल जाता है। ये चेहरा सब कुछ बता देता है इंसान को, इसमें प्यार झलकता है, इज्जत झलकती है, सम्मान झलकता है, नजरें बता देती है इंसान की कि उसके दिल में क्या है। देखने और परखने वाला चाहिए, दिल को दिल से की राह इसीलिए तो कहते हैं होती है। बोले कि वो बड़े खुश हुए और मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने उनको 5 रुपए दिए नजराने के रूप में, तो वो कहने लगे मैं भी आपको कुछ देता हूँ। उन्होंने मुझे कागज लिख के दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है। उन्होंने बोला कि इस पे लिखा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। वो कहने लगे बेटा एक बात बताऊं आपको, मुझे पता है कि तुम इतने दिन से काम में लगे हुए हो, थके हुए हो, और आपने अनाज भी ले आए, सिर्फ तूड़ा न्यार जो बाकी है वो खेत में है। लेकिन महापुरुषों ने जो लिख के दिया इस बात का मतलब है आज तुम्हें और कष्ट होगा, रात में तूड़ा न्यार वो भी घर में डाल लो लाके। तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने जब ये बात सुनी, खाना खा के शाम को पूरी रात लग के उन्होंने अपना सारा का जो भी था वो अपने घर में ले आके डाल लिया। जो ही डाल के वो हटे, सुबह का टाइम तूफान आया, आंधी बरसात आई, सब बड़ा नुकसान हो गया। सुबह कहने लगे अपने बेटों से कि देखा तुमने कि एक महापुरुष की एक छोटी सी बात ने तुम्हें कितनी बड़ी नुकसान से बचा दिया। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ महापुरुष कदम रखते हैं वो भूमि भी पवित्र हो जाती है, और उनकी कही हुई बात पर अमल कर लिया जाए तो कहना ही क्या है। तो आज देवव्रत जी आचार्य जी हमारे बीच इसीलिए पधारे हैं कि हमने इनसे प्रार्थना की थी कि हम सब किसान लोग हैं और जो तरीके इन्होंने अपनाए वो हमें भी बताएं, ताकि हम भी उनके अनुसार खेती का कार्य करें, जिससे किसानों की खेती की उपज बढ़े, अनाज भी पवित्र हो और हमें हर प्रकार से रोग से, बीमारी से, तकलीफ से जो होती हैं उनसे मुक्त रहें और शुद्ध वातावरण मिले। रोग दोस्त तो तभी लगते हैं कि जब ये हर चीज़ विषाक्त है, जहर बनी हुई है, और वो जहर कोई नहीं, हम घोलते हैं हर चीज़ में। एक भी चीज़ को अगर आप देखोगे खाने लायक नहीं है। खुद सब मिठाई अगर देखोगे बाजार में बनाने वाले भी लिख देते हैं, कोई नाराज होगा कि 24 घंटे में इसको कंज्यूम कर लेना, नहीं तो उसके बाद ये खराब हो जाएगी। मतलब वो बाहर बेशक खराब हो जाओ, अंदर में बाहर नहीं खराब होनी चाहिए, अंदर में डाल लो, रोग बीमारी वो कोई पैदा करे। हर चीज में उनको पता है कि उसमें क्या मिलाया हुआ है, और कई बार तो बनाने वाले ही उसका इतना नुकसान उठाते हैं और पछताते हैं कि हमने ये गलत किया। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की क्या नीति हो गई है कि ये बार बार धोखा खाता है, बार बार उससे नुकसान उठाता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। तो फायदा तो इंसान को जब होता है किसी चीज पर वो अमल करे। अगर किसी चीज को हम अमल ही नहीं करेंगे, भुला देंगे, या उससे वो जो उसका महत्व है समझना नहीं चाहेंगे, तो उसका लाभ हमें नहीं मिल सकता। जैसे सत्संग में हम आते हैं, कितनी बातें समझाई जाती हैं, अगर उन पर कुछ ही बातों पर अमल कर लिया जाए तो मैं कहता हूँ समाज क्या, हमारा देश ही बदल जाएगा। लेकिन फिर भी समाज में ये कितनी प्रकार की कुरीतियाँ, रूढ़िवादी और कितने भरम और आडंबर फैले हुए हैं, उनसे निकल नहीं पाते हैं। तो जब आदमी का शुद्ध मन होगा, पवित्र हृदय होगा, उसमें शुद्ध विचार होंगे, ये धोखा, कपट, छल, बेईमानियां ये सारे उसी के कारण से हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें सही रास्ता यही है कि स्वरूप की चीज़ है, जिसको अन्नमय को उसको अपना अच्छा बनाएं, शुद्ध बनाएं, उससे शुद्ध अन्न और शुद्ध चीज़ों का प्रयोग। लेकिन वो तभी करेंगे जब हम ऐसा उत्पादन करेंगे। एक का काम नहीं, सभी मिलके वो प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा। आचार्य जी ने यही नहीं, मैंने सुना है गुजरात में कुरुक्षेत्र में जाके देखो, इन्होंने मेरे पास भी शहद, च्यवनप्राश, चावल, शक्कर ये चीज़ें भेजी थी, जिनको आप अगर खा के भी देखोगे तो आपको अपने आप ये नज़र आ जाएगा कि वो कितनी पवित्र चीज़ें हैं।
और उनमें कितना आनंद आता है खाने में। और एक ये दूसरी चीजें जो बाजार से आप लेके आते हो, जिनकी गुणवत्ता का पता ही नहीं है कि किस चीज से वो तैयार की गई है और किस तरह से उनको हमने उपयोग किया है। इसलिए महापुरुषों का संग, भले इंसानों के तो 2 मिनट की एक घड़ी का संग ही बहुत अच्छा होता है, और वो हमारे जीवन के रास्ते को बदल देता है, कितनी तकलीफों, बीमारियों, व्याधियों से छुटा देता है। जिस प्रकार से चंदन के बाग में रहने वाले ढाक पलाश के पेड़ भी, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। तो महापुरुषों के संग करने से हमें भी वो गुण व्याप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी चींटी, एक फूल का संग करने से परमात्मा के चरणों में चढ़ जाती है। इसे भले नरन के संग सिर नीच ऊंच पद पाए, जैसे पिपील का पुष्प संग इस शीश चढ़ जाए। भले लोगों से जब महापुरुषों से मिलते हैं तो उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके उपदेश और उनकी बातों को मान के अगर हम अमल करते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इस चीज़ के लिए हम बार बार आचार्य जी के बड़े आभारी हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। अभी हम तो रोज़ाना मिलते रहेंगे, बात सत्संग की होती रहेंगी, लेकिन आज जो हमने आचार्य जी से लाभ उठाना है, उनको ज़्यादा समय देना है। सारी बातें जो आप सुनोगे और जिनको सुनने के लिए आप आए हो, और जो ये हमें कृषि के, अनाज के, खाद बनाने के और जो जहर मुक्त फसल उगाने के तरीके बताएंगे, उनको आप, मैं कहता हूँ, लेके जाएंगे। और हम ये संकल्प लें कि हम सत्संग में ये अपने 5वें की बजाय 6ठा नियम भी आगे से जो नए सत्संगी बनते हैं, जो उपदेश नाम लेते हैं, उनको ये प्रण करवाएंगे कि हाँ, मैं भी इसी प्रकार से खेती करूँगा, इसी प्रकार की खाद का प्रयोग करूँगा, और अन्न में किसी प्रकार की इन चीज़ों का जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे अनाज अशुद्ध होता है, फल सब्जियां अशुद्ध होती हैं और वातावरण दूषित होता है, ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूँगा कि वो अपने पवित्र वचनों से, वाणी से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद गुरु महाराज जी। आचार्य देवव्रत जी अपना संबोधन प्रारंभ करें, इससे पहले मैं मेरी साथ संगत के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने गुरुकुल के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने इस अनोखे आंदोलन के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया है। या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था, लेकिन अपने सत्संकल्प के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले, जिनकी चर्चा, जिनकी मौखिक वंदना पूरा भारत कर रहा है, आज ऐसा व्यक्तित्व गुरु महाराज जी के निवेदन पर हम सब के मध्य उपस्थित हुआ है। हम 3 राधा स्वामी पुकारे के साथ उनका आह्वान करेंगे, उनके उद्बोधन का। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आचार्य देवव्रत जी। हुजूर कंवर साहिब जी महाराज, हमारे यहाँ आए हुए हवन और यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री श्री 1008 श्री हरिओम महाराज जी, सभी सम्मानित संतगण, महानुभाव, भक्तजनों, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं हुजूर कंवर साहिब जी महाराज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जो मानवता के कल्याण के लिए राधा स्वामी दिनोद सत्संग के माध्यम से लाखों परिवारों का कल्याण कर रहे हैं। इनके द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियां, जैसे नशा जो परिवारों को बर्बाद कर रहा है, सदाचार का जीवन जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार रहा है, भ्रूण हत्या एक महापाप जिसके खिलाफ महाराज श्री ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया
और जिस देश में बहन बेटियों के लिए कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिन घरों में माताओं बहनों की इज्जत होती है, सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। और जहां पर बहनों के दुख के आंसू गिरते हैं वहां धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज श्री ने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जन आंदोलन पैदा किया और उसी के साथ हिंसा, जो सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, जब हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हर प्राणी अपनी सुरक्षा चाहता है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं हो सकता। इस प्रकार का महा उपदेश महाराज श्री के द्वारा खान पान हमारा शुद्ध हो और प्राणियों को मारकर खाना महापाप, इससे मुक्ति का रास्ता आपने दिलाया है। तो वो कार्य जो हमारे परिवारों को सुखी बना सकते हैं, समाज को श्रेष्ठ बना सकते हैं, भाईचारा और एकता पैदा कर सकते हैं, इस पूरे मिशन पर महाराज श्री पूरे मानवता के कल्याण के लिए निरंतर लगे रहते हैं। ये अपने देश का और हम सब का सौभाग्य है। इसके लिए मैं गुरु महाराज को नमन करते हुए आज की अपनी बात शुरू करता हूं। भाई और बहनों, महाराज श्री ने जानकारी दी कि आप जितने भाई और बहन यहां बैठे हैं लगभग खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं। और इस समय जैसे महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में हमें आदेश दिया, आपसे ही मैं पूछता हूं, जब अपने देश में रासायनिक खेती 60 के दशक से पहले नहीं थी, क्या आपने कभी कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुना था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई ये डायबिटीज शुगर घर घर में हो गई इसको कोई जानता था? इस साल के आंकड़े हैं कि 50 और 60 साल की उम्र में हजारों व्यक्ति हार्ट अटैक होकर के मर गए। आज हम अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पताल भरे रहते हैं। अस्पतालों में जाकर ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया बीमार हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं और आप आजकल जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें इतना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर वाली दवाइयों का इतना प्रयोग हमने कर दिया कि आज हाथ में बोतल पानी के लिए घूम रहे हैं। काहे का विकास हमने किया? कोई जानता था कि पानी भी बिकेगा? आज पानी भी बिक रहा है और हम कहीं पर भी पानी नहीं पी सकते, पानी की बोतलें लिए घूम रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं क्यों पैदा हुई? आज इस पर महाराज श्री ने आदेश दिया कि मैं आपके बीच में आऊं और इन सब बातों पर चिंतन करें। भाइयों और बहनों, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अब खुल करके सामने आ गए हैं। विश्व स्तर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आया कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। और अभी यूनेस्को की, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि जैसे किसान भारत में और दुनिया में यूरिया, डीएपी, जहर डाल करके खेती कर रहा है, यदि अगले 40-50 साल यूं ही करता रहा तो सारी धरती ऐसी हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है।
एक तिनका भी धरती पर नहीं बचेगा तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? आप कल्पना करके देखो। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सब साइंटिफिक वैज्ञानिक बातें आपके बीच में रखूंगा। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। जैसे महाराज श्री ने आध्यात्मिक रूप से एक बात कही, और हम गांव के लोग भी एक बात बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा जो अन्नमय कोश है उसी से ही बुद्धि बनती, उसी से मन बनता है। गीता में लिखा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो मन और विचार शुद्ध होंगे। इस बात पर रिसर्च करके देखो, मानव की जिन जातियों में नशा है, जो मानव जातियां मांसाहार खाती हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मिलती है। खून खराबा, लड़ाई झगड़े, तोड़फोड़, मारकाट, आतंक वहीं पर है जिन लोगों का खान पान गलत है। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, पवित्र आहार लेते हैं, तो उनका मन भी पवित्र और दयालु बनेगा। जैसे महाराज श्री के उपदेश आप लगातार हम सब सुनते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक रास्ता ध्यान में मेरे कैसे आया। मैं गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वहां 1500 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं 19 प्रांतों के। वहां 200 एकड़ जमीन का हमारा एक फार्म भी है। मैं उसमें खेती करवाता था, वही जो आप लोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, यही डलवाता था। एक दिन एक घटना घटी, मैंने धान लगा रखे थे। एक लड़का कर्मचारी खेत का दौड़ा दौड़ा आया और उसने मेरे को कहा कि जी फलाना कर्मचारी स्प्रे कर रहा था कीटनाशक का और बेहोश होकर के गिर गया। हम दौड़े गए, उसको उठाकर लाए, अस्पताल में ले गए। 2-3 दिन में जीवन तो उसका बच गया। लेकिन मैंने घटना पढ़ी थी अखबार में कि एक ही साल में महाराष्ट्र में 40 किसान केवल ऐसे ही दवाई के छिड़काव करते हुए मर गए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस खेती वाले कर्मचारी ने ना तो वो कीटनाशक पिया था, ना उसने वो खाया। छिड़काव करते करते बेहोश होकर के मर सकता था। और मैं, जो मासूम बच्चे माता पिता ने मुझे सौंपे हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको अपने खेत की जो सब्जी खिलाता हूं, अनाज खिलाता हूं, फल देता हूं, इसमें ये जहर सीधा डलवाता हूं। सब में जहर डलवाता हूं और वही खाना मैं इन बच्चों को देता हूं। तो मेरे मन में एक घृणा पैदा हुई कि तू इस देश की भावी पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय और पाप कर रहा है। और मैंने संकल्प लिया कि अब मैं रास्ता बदलूंगा और ये जहर अपने खेतों में नहीं डालूंगा। यहां से मेरा काम शुरू हुआ था। और भाई और बहनों और मेरी प्यारी माताओं, मैं सीधा गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र में, और उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिया कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र का, कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां एक डॉक्टर हरिओम, गांव के जमींदार लेकिन साइंटिस्ट थे सीनियर। मैंने उनसे कहा कि क्या इस जहर की खेती ना करके इसका कोई विकल्प है कि जो हम कर सकें। तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे कहा कि आप जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान करके सुनना। मैं जिस खेती का प्रचार करता हूं वो ऑर्गेनिक खेती नहीं है। मैं जिस खेती की बात आपको कहूंगा वो जैविक खेती नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं उसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। अब हम में से बहुत लोग यही नहीं जान पाते
कि जैविक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। रासायनिक को तो हम समझ गए, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये तो रासायनिक है, जिसके नुकसान है, जिसको हमने छोड़ना है। लेकिन पिछले 30-40 साल से भारत सरकार और प्रदेश सरकारें प्रमोट कर रही जैविक खेती को, लेकिन 30-40 साल के प्रयास के बाद भी हम अपने देश में जैविक खेती के मॉडल खड़े नहीं कर पाए। क्यों नहीं खड़े कर पाए? क्योंकि उसमें किसान की उपज घटती है, उसकी लागत कम होती नहीं, उसकी मेहनत कम होती नहीं। अब जब हम आप सबको ये बात कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, तो एकदम किसानों के कान खड़े हो जाते हैं कि यदि हम ये जहर मुक्त खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हमारा उत्पादन घट जाएगा। इसलिए लोग रासायनिक खेती को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इन सब चीजों का समाधान मैं आपके बीच में दूंगा। पहले आप ये समझो एक जैविक खेती क्या है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने 5 एकड़ में अपने गुरुकुल के खेत में शुरू करवाई, जहर वाली को छोड़ने की सोच को लेकर के। पहले साल मैंने जब जैविक खेती की, एक गड्ढे बनाए, उनमें गोबर डाला, फिर उसमें वो केचुआ डाला, जो गिंडोया हरियाणा में बोलते हैं। वो भारत वाला नहीं होता, उसमें वो विदेश का है। और वो जो गिंडोया है विदेशी केचुआ, वो एक तापमान बढ़ता तो मरता है, तापमान घटता तो भी मर जाता है, और अपने शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है जो बीमारियों को जन्म देते हैं। मिट्टी नहीं खाता, वो केवल गोबर खाता है। तो मैंने ये सारा काम शुरू किया। एक गड्ढे बनाए पक्के, उसमें गोबर डाला, वो केचुए खरीद के उसमें डाले। 1.5-2 महीने में उलट पुलट करके, छान छून करके, फिर वो खाद, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो खेत में डालते। मैंने वो सारे काम किए। पहले साल सारे कीड़े मकोड़े खा गए खेत को, कुछ नहीं हाथ लगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर करते हैं। दूसरे साल वही खेती मैंने की, 50 साल मेरे को 50% पैदा हो गया। तीसरे साल की तो 80-90% फायदा हुआ। लेकिन ना तो मेरा खर्चा घटा, ना मेरी लागत घटी, ना मेरी मेहनत घटी। मैंने एक विचार करा कि तेरे पास तो इस गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है, 200 किले जमीन है। जिस किसान पे बेचारे पे 2-4-5 किले जमीन है, उसको हम ये खेती करवाएंगे तो उसका तो परिवार उजड़ जाएगा। 3 साल उसको मिलेगा कुछ नहीं, तो बच्चे कहां से पालेगा वो। तो ये बात मेरी समझ में आई नहीं। मैं उन डॉक्टर हरिओम कृषि वैज्ञानिक के पास में फिर गया। मैं कहा, डॉक्टर साहब 3 साल हो गए आपकी बताई मैं खेती करता हूं, लेकिन इसमें तो बसने का काम ही नहीं, इसमें तो उजड़ने का प्रोग्राम है। वो कहने लगे कि आप ये करना चाहते थे, रासायनिक छोड़ना चाहते थे, ये तो मैं भी जानता था, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं होता तो अब तक देश में बहुत लोग अपना लेते। तो उस दिन उन कृषि वैज्ञानिक ने मेरे को 2 रिपोर्ट दी। अब और ध्यान से सुनो आप बात। 2 रिपोर्ट दी। कहाँ की? एक तो है कृषि विश्वविद्यालय हिसार की, एक कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की। और वो दोनों कृषि वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की थी, शोध किया था, उसकी रिपोर्ट थी वो। उस रिपोर्ट में जैविक खेती के बारे में लिखा था। ये क्या है, ये सबको जरूर समझना चाहिए आपको। उसके बाद मेरी बात एकदम समझ में आएगी आपको। अब सब डरे बैठे हैं और कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं पूरे देश के कि आचार्य जी वाली बात को मत मानो, नहीं देश का वही हालत होगी जो श्रीलंका की हो गई, भूखा मर रहा। अब
जैविक खेती करोगे तो भूखे मरोगे। मैं भी कहता हूं जैविक करोगे तो भूखे मरोगे, लेकिन प्राकृतिक करोगे तो भूखे नहीं मरोगे, पूरा उत्पादन होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जैविक खेती क्या है पहले इसको समझो, जो साइंस वैज्ञानिक बात है। उन वैज्ञानिकों ने लिखा उस रिपोर्ट में कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 अनाज सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, एक है गेहूं और दूसरा है चावल धान। और इन दोनों फसलों को भरपूर पैदावार लेने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन मिलेगा तो धान भी भरपूर होगा और गेहूं भी पूरा होगा। अब ये रासायनिक ढंग से नाइट्रोजन पूरा करना है तो क्या करोगे? बाजार में जाओगे, खाद वाला जो यूरिया बेचता उससे ले आओगे और खेत में डाल दोगे तो आपका गेहूं भी पूरा होगा और धान भी हो जाएगा। लेकिन जैविक रूप से आप 60 किलो नाइट्रोजन खेत को कैसे दोगे? अब ये बात ध्यान करो, उस रिपोर्ट में लिखा है कि गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। भाई मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं सारी जिंदगी, अब गुरुजी की एक क्लास है और मैं भी बालक ही पढ़ाता रहा हूं। अब तुमने बोलना है, चुप नहीं बैठना, ताकि मेरी क्लास में पता लगे तुम ठीक सुन रहे हो। बोलोगे कि नहीं? माताएं बहनें भी बोलेंगी तो सुनो, फिर मजा आएगा आपको बहुत। ये बोरिंग प्रोग्राम नहीं, बड़ा सुख मिलेगा आपको आज। मतलब 10 क्विंटल गोबर की खाद में, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने कितना चाहिए? 60 किलो। बड़े समझदार विद्यार्थी हैं आज की क्लास में। हमने चाहिए 60 किलो। तो इसका मतलब गोबर से यदि हमने 60 किलो 1 किले में नाइट्रोजन पूरा करना है तो 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ चाहिए। अब आप सारे किसान भाई बैठे, मेरी बहनें, क्या इतना पशुधन हमारे देश में बचा है कि जो 1 किलो प्रति किले के हिसाब से 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी कर सके? अब अगली बात, यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो उत्पादन पूरा होगा और नहीं पड़ेगी तो नहीं होगा। यह है जैविक खेती। एक बात। नंबर 2, जब इतना गोबर का खाद किले में पड़ेगा तो अड़ंगे की भरमार होगी कि नहीं? जमग ना अड़ंगा पूरा, फिर उसके लिए खुरपा लेकर बैठो, कितनी लेबर लगेगी, खर्चा आएगा। दूसरा नुकसान। तीसरा, इतनी गोबर की खाद किले में डालोगे तो उसमें मीथेन जैसी गैस पैदा होंगी और वो गैस आकाश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी, जलवायु को खराब करने का काम करेगी। समझ में आई बात? ये तीसरा नुकसान। तो ये है जैविक खेती, जिस कारण नाम तो इसका बहुत प्रचारित हो गया, जैविक जैविक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। लेकिन देश में 30-40 साल में सरकारों के प्रयास के बाद भी अपनाई किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा उत्पादन हुआ नहीं, मेहनत इसमें घटी नहीं और इस करके ये सफल काम नहीं हुआ। अब मैं अपनी बात करता हूं, प्राकृतिक खेती क्या है, नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसको समझो। आप कभी जंगल में गए हो? जंगल में गए कदे? अच्छा, अब यूं बताओ, जंगल में इतने तरह के पेड़ खड़े, उनको यूरिया कौन देता है? कोई नहीं। डीएपी कौन देता है? कोई नहीं। कीटनाशक कौन छिड़कता है? कोई नहीं। पानी कौन देने जाता है? कोई नहीं। देखो, सोचो आप ध्यान से,
ना जंगल के पेड़ को कोई यूरिया देता, ना कोई इसको डीएपी देता, ना उसमें कोई कीटनाशक डालता, और समय आता तो जंगल का पेड़ फल से लद जाता है। और किसी भी जंगल के पेड़ के पत्ते को तोड़ो और उसको किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में ले जाओ और उस पर रिसर्च कराओ, उस पत्ते में एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब भगवान प्रकृति जंगल के पत्ते पौधे में सारे तत्वों की पूर्ति करती तो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम हमारे खेत में करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। समझ में आई बात? यह है प्राकृतिक खेती। अब इसमें हमने एक टेक्निक नई अपनाई है जो पहले किसान नहीं अपनाते थे। इस टाइम मेरे पास 12 कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनमें से वाइस चांसलर भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े पहुंचे हुए वैज्ञानिक हैं, माइक्रोबायोलॉजी के, कोई कीट विज्ञान के, कोई दूसरे। और ये 12 के 12 जो वैज्ञानिक हैं सारे मेरे विरोधी थे। ये सारे यूं कहते थे ये देश ने भूखा मारेगा, इस गौमूत्र और गोबर से क्या बनेगा। लेकिन वही वैज्ञानिक जो मेरे विरोधी थे वही हमारी प्राकृतिक खेती के प्रचारक हैं। इस समय वही हमारी खेती करवाते हैं और वही इस काम को बढ़ा रहे हैं। और जो रिसर्च मैं आपको बताऊंगा वो उन्होंने ही की है, कृषि वैज्ञानिकों ने। और मैं क्या करवाता था अपने खेत में, कैसे खेती करवाते थे, अब और ध्यान करो थोड़ा सा। 200 लीटर का एक खाली ड्राम ले लो, 200 लीटर का कबाड़ी पे मिल जाता 500-400 में। और जहां गाय भैंस बांधती ना मेरी बहनों, वहां छाए में उस ड्रम में रख लो और उस ड्रम में 180-85 लीटर पानी अंदाजे में डाल लो, ऊपर नीचे हो जाए कोई खतरा नहीं। और उस ड्रम में पानी जिसमें है, ये जो देसी गाय है ना भारतीय नस्ल की, जितनी भी देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है ना जो हमने सड़कों पर छोड़ दी, इनमें वो करिश्मा है, बाकी किसी प्राणी में नहीं मिला। मैंने भैंस का, ऊंट का, गाय का, घोड़े का, बकरी का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, जर्सी का, बैल का, सब इनके गोबर इकट्ठे किए और मैंने सब गोबरों को अलग अलग सुखाया और सुखा के अलग अलग थैली में बंद किया। और उस थैली में बंद करके उन थैलियों पे मैंने नंबर लगाए और किस थैली में, इस नंबर वाली में किस पशु का है वो मैंने अपनी डायरी में लिखा। और जिस कृषि वैज्ञानिक को मैंने रिसर्च करने के लिए भेजा वो यूनिवर्सिटी हिसार में डॉक्टर बलजीत सारन, वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। उसको नहीं पता कौन सी थैली में किस पशु का गोबर है, मैंने वो भेज दिया। उसने 6 महीने उन सब पर रिसर्च की। जब वो थैली वापस आई तो जिस थैली में देसी भारतीय नस्ल की साहिवाल गाय का गोबर था वो नंबर 1 गुणवत्ता वाला था, नंबर 1 गुणवत्ता उसमें पाई। और कितनी गुणवत्ता पाई ये और सुनो ध्यान से। देसी जितनी भी भारत की गाय है मूल, इन सब में वो गुण है। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए, 1 ग्राम में 300 करोड़। कितने पाए? और जो ये हॉस्टन फ्रीजन जर्सी है ना, इनका भी मैंने दिया, मेरे पास है गुरुकुल में बहुत, वहां बड़ी गौशाला है। उनके गोबर गौमूत्र में पाए 70 से 78 लाख। ऐसे ही भैंस में पाए, ऐसे दूसरों में पाए। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए देसी गाय के गोबर में, बैल में भी नहीं पाए वो। फिर मैंने एक और काम किया, ये बड़ी मजे की बात है।
जो गाय ये छोड़ रखी ना सड़कों पे बेचारी एक्सीडेंट होने के लिए बेसहारा, मैंने ये गाय पकड़ के इनका गोबर इकट्ठा किया और उस साइंटिस्ट पे फिर ये अलग से भेजा। उस पे रिसर्च करके उसने रिपोर्ट दी कि उस गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक हो गए, 500 करोड़ तक। हमने विचार किया भाई ये अंतर क्यों आया, तो पता लगा कि जो गाय दूध देती है उसकी ताकत दूध बनाने में लगने के कारण सूक्ष्म जीवाणु 300 ही करोड़ बना पाती है, और जो दूध नहीं देती उसकी सारी ताकत इन सूक्ष्म जीवाणुओं के बनाने में लग जाती है। और ये सूक्ष्म जीवाणु खेती के लिए वरदान है। अब कैसे वरदान है इसको सुनो। मैंने जो ड्रम बताया था ना आपको, रखो 180 लीटर 70 लीटर पानी डाल लो। एक देसी गाय जो स्वस्थ गाय है 24 घंटे में 8 से 10 किलो तो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। आप वो गोबर और गोमूत्र जो 24 घंटे का है ना, वो उस ड्रम में डाल दो और उसे ड्रम में फिर 1.5 से 2 किलो गुड़ कूट पीट के पानी में मिलाकर वो डाल दो, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। बड़े पेड़ की क्यों, खेत की क्यों नहीं? क्योंकि खेत में आपने यूरिया डीएपी डालकर सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी पड़ा नहीं तो वहां पर सूक्ष्म जीवाणु बचे हुए, इसलिए वो डालने। अब क्या करना, सारी चीज डल गई। गोबर गोमूत्र डाल दिया, गुड़ डाल दिया, बेसन डाल दिया, 1 मुट्ठी मिट्टी, 1 ड्रम पानी में 200 लीटर वाले में। एक लकड़ी का डंडा लो, उसे 5 मिनट तो सवेरे और 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन घोलना है आपने उसको। 5-5 मिनट 4 दिन गर्मी में, और सर्दी में 5 से 6 दिन घोलना है। 1 एकड़ का आपका खाद तैयार, 1 एकड़ का। अब सोचो ध्यान से, दुनिया में इतने कम समय में इतना सस्ता 1 एकड़ का खाद बन सके कहीं? नहीं बन सकता। अब क्या करना है, जब इसने 4-5 दिन हो जाए, आपने इसको जब पानी खेत में दो तो नाके पे बूंद बूंद करके छोड़ दो, खेत में फैल जाएगा। जो स्प्रिंकल चलाते हैं उससे दे दो, ड्रिप से दे दो, कैसे भी खेत में जाना चाहिए। 1 ड्रम 1 किले में पहुंचा दो। अब यू करेगा क्या, यू सुनो। अब बोलना है आपने, 1 ग्राम गोबर में, गाय के में जब 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? है कोई लाला जी बैठे हैं, ब्रजलाल जी यहाँ पे, हिसाब लगाओ सेठ साहब। 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसमें, 30 लाख करोड़। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को उस ड्रम में खाने के लिए आपने दाल का बेसन दे दिया, उसमें प्रोटीन है। अब उन सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रोटीन मिलेगा तो वो ताकतवर होंगे, स्वस्थ बनेंगे। और आपने गुड़ भी दे दिया, गुड़ दे दिया तो उनकी संख्या बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होंगे, बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेंगे वो। और जो मिट्टी डाली थी ना 1 मुट्ठी, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु, तो ये सारे मिलकर जामुन का काम करेंगे। जामुन समझती ना माताओं? 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही मिला दो तो सारा दूध दही में बदल जाए कि नहीं? वही काम ये खेत में होगा। अब ये जीवाणु बढ़ते कैसे हैं भी इनको और सुनो। उस कृषि वैज्ञानिक ने 6 महीने रिसर्च करके पाया कि जब ये ड्रम में घोल बनता है तो ये हर 20 मिनट में ये सूक्ष्म जीवाणु दुगने होते हैं, डबल। हर 20 मिनट में डबल होंगे।
30 लाख करोड़ के 20 मिनट बाद 60 लाख करोड़ होंगे, उसके बाद 90 लाख करोड़ होंगे। ऐसे ये 72 घंटे तक बढ़ेंगे। और जब 72 घंटे होते हैं तो फिर ये वहीं रुक जाते हैं और फिर ये मरने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए इस घोल को बनते ही 6, 7, 8, 9, 10 दिन में प्रयोग कर लेना चाहिए। देर करोगे तो ये मर जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? अब अगली बात सुनो। तुम्हारी और कृषि वैज्ञानिकों की जो चिंता वो क्या है कि नाइट्रोजन के बिना कैसे धरती पे पौधा फले फूलेगा। उसको फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, पोटाश चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। ये तत्व पौधे की खुराक है, ये कहां होंगे। अब यूरिया, डीएपी, कीटनाशक ये तो बाहर से ला के डाल दो, पूरे हो गए। तुम इस देसी पद्धति में कहां से लाओगे? इसका उत्तर सुनो मेरी बहनों। हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा। वहां मैंने 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जोड़े, 2 लाख। और उन 2 लाख किसानों में 80% योगदान मेरी वहां की पहाड़ी बहनों का था। माताओं बहनों ने क्रांति करी हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, तुम सुन भी ध्यान से रहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं थारी? आ रही है। मैं तो थारे बीच का हूं, वही भाषा वही बोली, कति समझोगी सारी बात। और तुम ही करोगी या क्रांति सबसे बड़ी क्रांति महाराज श्री के नेतृत्व में आप लोगों ने करनी है। ये होगा क्या? अब सुनो, मजा आएगा। अब आगे आपने अब ये पूर्ति कैसे होगी? जब ये सूक्ष्म जीवाणु खेत में जाएंगे, करोड़ों की संख्या में, असंख्य। धरती माता में सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है और ये गोबर से निकले जीवाणु वो मिलकर जामन का काम करेंगे। ये इतने बढ़ेंगे कि इनकी संख्या को कोई गिन नहीं सकता। और ये सूक्ष्म जीवाणु ही खेती का मूल आधार हैं। ये क्या करते हैं मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, बुजुर्गों? इन सूक्ष्म जीवाणुओं में हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु बनाए हैं। इनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश है ना, ये आकाश में जो हवा है, इसमें 60% नाइट्रोजन है। 70%, 60 नहीं 70% नाइट्रोजन है हवा में। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु ने जो गौ माता के पेट में से निकले हैं और इनका जो परिवार हमने बढ़ा दिया, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसको खींच के उसका पौधे का भोजन बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। ये है नाइट्रोजन। अगली बात सुनो। ये जो आकाश में जब बादल गरजते हैं ना बहनों और भाइयों, एक बार बादल गरजता और बिजली कड़कती है ना, आकाश में हजारों टन यूरिया पैदा होता है आकाश में। यह भगवान का बनाया है यूरिया। और हम जो खेतों में डाल रहे वो आदमी का बना है यूरिया डालते हैं। आदमी का यूरिया जिस फैक्ट्री में बनता है ना, फर्टिलाइजर उसको बोलते हैं, उसके बराबर में कह निकलो सड़ांध उठी पावे। उसमें इतनी जहरीली गैसें होती हैं और वह लीक हो जाए तो इलाके के इलाके खत्म हो जाते हैं, जैसे भोपाल गैस कांड में हुए थे। पुराने लोगों को पता होगा। लेकिन भगवान की जो है गैस है ना ऊपर वाली, इसने लेने के लिए हम तड़पते, प्राणायाम कर करके खींचे इसने। इसमें इतनी शुद्धता है। और नोट करो, आप तो सारे किसान बैठे हो, खेत सूखे पड़े हो और एक बारिश हो जावे तो तीसरे दिन खेत की रंगत बदला है कि नहीं बहनों? हरा भरा हो जाता कि नहीं खेत? ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आकाश में हवा में जो नाइट्रोजन है यूरिया, वो बूंदे उसको लेके फसल पे गिरती, वो एकदम रंग बदल जाता है।
तो ये जो कृषि वैज्ञानिक और आप लोगों का जो ये भय है ना, खेत का नाइट्रोजन पूरा कैसे होगा, उस नाइट्रोजन को पूरा करते हैं सूक्ष्म जीवाणु। जितने सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतनी आपकी धरती उपजाऊ बनेगी। यहां तक समझ में आ गया? अब अगली ओर सुनो। ये सूक्ष्म जीवाणु क्या काम करते हैं? आकाश से नाइट्रोजन को लेकर पौधे को देते हैं। नंबर 2, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? पूरा ध्यान से सुनो। ये जो धरती मां है ना, ये रतन गर्भा है। इसमें सब कुछ है, प्रकृति ने दिया। इसमें फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है। सारे खनिज धरती माता में हैं। लेकिन ध्यान करो, इसके जो खनिज पदार्थ हैं वो सुप्त अवस्था में हैं। वो सारे गांठ बनाए पड़े हैं। ये सारे तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हमने गौ माता के पेट से जीवामृत बना के तैयार किए हैं, इनमें ऐसे हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती में पड़े इन खनिजों को खाते हैं, खा के इनका भोजन बनाते हैं, भोजन पका के पौधे की जड़ को देते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? आगे बहुत समझदार मेरी बहनों, तुम थारी भाषा में समझाऊं और बढ़िया थारी भाषा में समझाऊं। न्यू बताओ बहनों, थारे घर में रसोई है कि नहीं, या यूं ही काम चलाती हो इनका? सबके घर में रसोई है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी रसोई में सुनो, वहां नमक भी है, घी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, गैस भी है, आग भी है, पानी भी है, सब कुछ है आपकी रसोई में। आटा भी है, दाल भी है। आप रसोई में मत जाओ। बिना रसोई में जाए आपकी रसोई में तब भोजन बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा कि आ जाएगा? नहीं आवे ना। कब आवेगा? जब तुम रसोई में जाओगी, आटे में पानी डाल के उन्हें गूंदोगी, दाल में पानी डाल के पकाओगी, छोंक लाओगी, यूं ही बने ना प्रोग्राम। थारे वहां जाए बिना भोजन इनने मिल ही नहीं सकता। ठीक है ना? बिल्कुल यही काम जो रसोई में जाकर मां बहन का है, वही काम खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं का है। सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से हमने ये बढ़ा करके फैलाए हैं, ये यही काम करते हैं खेत में। जैसे थारे यहां दाल है, आटा है, नमक है, सब्जी सब कुछ है, ऐसे आपके खेत में कॉपर है, जिंक है, पोटास है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, सब कुछ है। लेकिन जब तक सूक्ष्म जीवाणु उसको खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को नहीं देते तो पौधे का पेट नहीं भरता। कतई समझ में आ गई कि नहीं? ये इस तरह यूं समझ लो, जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और ये बढ़ते हैं गौ माता के पेट से, उसके गोबर से। गोमूत्र गौ का खनिजों का भंडार है। तो दोनों खनिज और जीवाणु। तो यहां तक समझ गए बात? अब अगली सुनो। जब आप खेत में यू घोल जो बनाया ना हमने ड्रम में, इसका नाम है हमारा जीवामृत। क्या नाम है? जीवामृत। जब इन्हें खेत में डालोगे तो 10 दिन के अंदर अंदर जिस खेत में डालोगे वहां नीचे तक केचुआ अपने आप धरती फोड़ के ऊपर आ जाएगा। अब आप लोगों ने सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, केचुआ मार दिया, इतना यूरिया डीएपी डाल दिया, अब भी वो धरती में बचे हैं, धरती में समाधि लिए बैठे यूरिया डीएपी तक डरते हुए।
जब आप ये डालोगे ना जीवामृत और घन जीवामृत, तो वो 8वें 10वें दिन उसका भोजन पाकर ऊपर आओगे। कैसे आओगे यू और समझोगे तुम, थारी समझ में आओगी बात। बड़ा मोटा उदाहरण, आप एक काम करो, कल न घर जाके आपके घर में गाय तो बची नहीं हो जिसके, वो देख लेना। अपनी गाय को घर से खेत जंगल के लिए छोड़ दो, खूंटे तक खोल दो, और वह कच्ची जगह में कह जावेगी। गाय चल रही है, चलते चलते गोबर यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया और चली गई। करे कि नहीं गाय को? करे है ना पशु यूं चलते चलते। आप एक काम करियो, 3-4 दिन के बाद वो गाय ने जो गोबर कराया था उसने उलट के देखो, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो जानते हो वो बताओ, हाथ खड़ा करके मिलेंगे कि नहीं? गुरु जी के सारे चेले बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे किसान है भाई। ठीक है ना समझ में? अच्छा भी यूं और बता दो, गाय ने जब गोबर कराया था जब वहां छेद थे? नहीं थे ना, तो ये कहां से हुए? जो केचुआ, जो मित्र जीव, जो थारे खेती न करने वाले जीवाणु थे ना, वो जो यूरिया डीएपी तक डरते धरती में समाधि लिए बैठे हैं, उनने उनका भोजन मिल गया गाय के गोबर के रूप में, और उसकी गंध पाके धरती फोड़ कर अपना भोजन लेने के लिए ऊपर आ गए। छेद उसके हैं। समझ में आ गई बात? तो जब हम जीवामृत खेत में डालेंगे, ये घोल, और घन जीवामृत कैसे बनता है? जब आप पे गोबर फालतू हो जा, उन्हें फेंको नहीं, रखो संभाल के, उन्हें बारीक करके 1 क्विंटल गोबर में जो बारीक हो जा, डंडे ते पीट के, आप ये जो ड्राम वाला जीवामृत है ना, ये 8-7 किलो उसके ऊपर छिड़क दो, एक ड्राम के उसके ऊपर, और फिर उन्हें कस्सी से मिला दो। इसका नाम है घन जीवामृत, और ये डीएपी का काम करेगा। जब कोई भी फसल बो, 1 किले में 7 से 8 क्विंटल आप ये सूखा गोबर जो ना, ये गेरो किले में, ये डीएपी का काम करेगा। और ये जो जीवामृत मैंने बनाया पानी घोल वाला, हर पानी, जब भी पानी खेत में दो, 1 ड्रम 1 एकड़ में दे दो हर बार में, और 15 दिन में फसल पे 10 लीटर पानी में 2 किलो ये जीवामृत डाल के इसका स्प्रे कर दो। ना तो बीमारी आऊंगी, जुकर बारिश के पीछे तीसरे दिन फसल का रंग बदलना, ऐसे तीसरे दिन रंग बदल जाएगा आपकी फसल का, और धरती में सूक्ष्म जीवाणु का भंडार बनेगा। और ये जो केचुआ ना, इसका परिवार बढ़ना शुरू होगा। ये केचुआ अपना परिवार इतनी स्पीड से बढ़ाता है कि एक केचुआ अपनी जिंदगी में हजारों अंडे देता है। मेरा जो खेत है कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, 1 किले में 7-8 लाख केचुए काम करते हैं मेरे खेत में, इतने केचुए हैं। और वो रात दिन, मनरेगा वाले तो पैसे मांगे हैं कि नहीं, ये बेचारा बिना पैसे का मजदूर है। और ये काम कैसे करता है इसको सुनो ध्यान से। ये देखो, धरती में यूं जाता है, दूसरे छेद से आता है, इस छेद से जाता है, इससे आता है, इससे जाता है, इससे आता है। केचुआ जो छेद बनावना उससे उल्टा नहीं आता, नया बनाता है। और 8-10 फुट तक जो छेद बनावे है ना, उसको ये अपने शरीर से पसीना छोड़ता, जिसको वर्मी वॉश बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उसको लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता। और उस छेद से 8-10 फुट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है, तो धरती उपजाऊ बनती है। और ये केचुआ नीचे से खनिज वाली धरती को खाता है ना, और अपने पेट में से निकाल कर जो विष्ठा रूप में निकालता है, इसको और ध्यान करो मेरे आदरणीय सत्संगी भाइयों, ध्यान करो। आपके खेत की मिट्टी से, इस केचुए के पेट से निकली हुई मिट्टी में
6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये केचुआ मरता है ना, तो ये अपना शरीर का बलिदान आपके खेत में आपके लिए देता है। धरती को जिन जिन पोषक तत्व की जरूरत है सारे पूरे उससे हो जाते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूक्ष्म जीवाणु और ये केचुआ मित्र कीट जब मरते हैं तो ये सारा खाद बना देते हैं, सारे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं। यहां तक आ गई समझ में? अब अगली ओर सुनो। अब दिक्कत क्या आ रही है? बारिश बरसती तो बाढ़ आ जाती है और बारिश नहीं बरसती तो अकाल पड़ जाए। यू प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? इन दोनों का समाधान प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में ना तो बाढ़ आएगी और ना अकाल पड़ेगा। कैसे? सारी धरती पर जब प्राकृतिक खेती होगी, अब हम अपने खेतों में देखते हैं चारों तरफ किले के डोल बनी हुई है और उस किले में 6-7 लाख केचुए ने करोड़ों अरबों छेद बना दिए। जब बारिश बरसेगी सारा पानी उन छेदों में जाकर धरती मां के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब क्या हो गया? हरियाणा पंजाब में सरकार की रिपोर्ट है 4 फुट पानी हर साल नीचे चला जाए। क्यों जावे है? ट्यूबवेल तक पानी तो तुम काट रहे हो और बारिश का पानी धरती में जाता ही नहीं। क्यों? केचुए जो पानी भेजने का काम करे थे वो सारे मार दिए। धरती में छेद कोई करने वाला प्राणी छोड़ा नहीं। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ता था वो छोड़ा नहीं। धरती की ताकत बढ़ाने का काम करता था सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ मित्र जीव। ये यूरिया डीएपी ने मार दिए। आपसे ही पूछूं मैं, एक केचुआ पकड़ के लाओ खेत में थे और यहीं से मेरे वाली मेज पर रखो लाकर उसको, और उस केचुए पे फिर यूरिया डालो, मेरी माता वो बचेगा कि मरेगा? क्यों भाई लोगों? मरेगा ना। और उसी केचुए पे गाय का गोबर डाल दो, जीवेगा, परिवार भी बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात? अब तुमने ये मारन का प्रोग्राम चलाया बचाने का, बताओ। अब केचुआ तो दिखाई दे, आंख तो इतना बड़ा है, और वो जो सूक्ष्म जीवाणु होता आंख तक भी नहीं दिखते, इतने कमजोर बेचारे छोटे हुए, कैसे बचेंगे यूरिया डीएपी ते? और सुनो ध्यान से, जब इस देश में 60 के दशक में हरित क्रांति आई तो स्वामीनाथन और एक डॉक्टर मैंने थे जो अमेरिका तक पढ़ के आए थे इस यूरिया डीएपी वाली खेती को। उन्होंने उस टाइम हमारे देश की सारी धरती की मिट्टी टेस्ट करी थी और उसका ऑर्गेनिक कार्बन की रिपोर्ट है। उस समय हमारे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन था 2 से 2.5%। 2 से 2.5% का मतलब है जैसे जंगल की भूमि उपजाऊ है, सारे देश की भूमि ऐसी उपजाऊ थी। और अभी रिपोर्ट आई है, यहां कोई कृषि वैज्ञानिक बैठे हों तो वो समर्थन करेंगे। अभी रिपोर्ट आई है अपने देश की, उसमें अब भारत देश की सारी धरती पता कितनी है? ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गई। कहां 2.5%, कहां 5 से भी नीचे। और कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से तले है वह धरती बंजर होगी नहीं, होली। अब जो तुम धरती बोल रहे हो ना, सारी बंजर है। क्यों बंजर है? अच्छा यूं बताओ, यूरिया डीएपी फालतू डालना पड़ रहा है कि कम डालना पड़ रहा है? फालतू डालना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वह बंजर होली। जब शुरू करा था ना, जब 5-10 किलो किले में डालने थे, और आज आलू के खेत में 10-12 कट्टे गिरे लोग, 10-12, धरती ने धोड़ी बना दे।
इतना यूरिया डीएपी जहर बढ़ाना पड़ रहा है, नहीं बढ़ाते तो पैदा नहीं होता। अब इसका परिणाम बढ़ा दिया तो थारे खर्चे बढ़ गए कि नहीं? खर्चा बढ़ गया, उत्पादन घट गया, धरती बंजर होगी, पानी धरती में रहा नहीं, सारा ट्यूबवेलों तक खींच दिया, वापस जाने का प्रोग्राम नहीं। अब प्राकृतिक खेती में सारी धरती में केचुए छेद बनाओगे, बारिश आओगी, धरती का पानी पेट में चला जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, बाढ़ आवेगी नहीं। अब हो क्या गया, जब बारिश होती है, धरती की जो ऊपरी परत है ना मेरी माताओं बहनों, 6 इंच की धरती, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं, और सबसे उपजाऊ जमीन 6 इंच ऊपर की होती है। वो यूरिया डीएपी ने ऐसी भुरभरी बना दी, बारिश बरसे है और वह बारिश का पानी उस मिट्टी न लपेटे है, बहा के नदी नालों में ले जा, धरती बंजर हो रही है। ये पाप हम कर रहे हैं, धरती में पानी जाता नहीं, निकाल रहे। आप ही बताओ, जिस कुएं में तब पानी निकले तो जार स्रोत हो जा, बंदो सूखेगा कि नहीं? जिस खेती ने इस समय हम कर रहे हैं, यूं ही करते रहे, खेती तो भूल जाओ, बच्चों को पानी पीने के लिए भी पानी नहीं छोड़ के जाओगे धरती का। याद है कि नहीं, चमासे में 10 फुट की रस्सी तय कुएं में तो पानी खींच के पिया करें थे, याद है कि नहीं? किसे कहे? अब भी पी लो ना, काल डालियो 10 फुट की रस्सी, देखियो पानी लिकड़ेगा, पाताल में पानी चलेगा। गुजरात में मैं हूं ना, वहां 800 से 900 फुट तक पानी है, 100 हॉर्स पावर की मोटर लग रही, 2 इंची पानी का डन। इतना विनाश हमने धरती का कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब ये तो हुआ बारिश बरस का उसका निदान। अब जब अकाल पड़ेगा, बारिश होगी नहीं, आपके पौधे की सिंचाई कैसे होगी? ध्यान करो, आप गर्मी में मई का महीना ही बावेगा, आप धरती ने खोदो, 1.5-2 फुट खोदने के बाद धरती में नमी मिले है कि नहीं? नीचे मिले है ना। और केचुए ने छेद कर रखा उसमें 8-10 फुट का, तो गर्मी में क्या होगा, धरती जब तपेगी तो धरती के नीचे उस नमी में वाष्प बनेगा, वाष्प, भाप बनेगी, और वह भाप उस केचुए के छेद तो ऊपर आवेगी, और ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। यही तो काम जंगल में होता है। जंगल में पानी कौन दे है? वहां का पौधा क्यों नहीं सूखता? इसीलिए नहीं सूखता कि वहां सूक्ष्म जीवाणु केचुओं का भंडार है, वहां यूरिया डीएपी नहीं गया, इसलिए बचे हुए। आगे इतनी बात समझ में। अब अगली, मैंने अगले एक प्रोग्राम में और जाना है। दुखी तो नहीं हो रहे तब मेरे तक? समझ में आ रही है बात? कभी परेशान हो गए? अच्छा, अगली बात, अब इस विषय को मैं छोड़ता हूं। अब प्राकृतिक खेती का दूसरा भाग क्या है? धरती को ढक कर रखना। धरती हमारी मां है, वेदों में लिखा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। धरती हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। धरती ऐसे पालन पोषण करती जैसे ये माताएं हमारा पालन पोषण करती हैं। और इस धरती मां को ढक कर रखो कैसे? जैसे हमारी माताएं अपना पूरा शरीर ढक कर रखती हैं। इस धरती को नंगा मत छोड़ो, ढको। किसे ढको? खेत के जो घास फूस है, खेत का जो अवशेष है, जो लाण लूण बच जा, उससे धरती को ढकना है। प्राकृतिक खेती में क्यों ढकना, इसको समझो। कृषि वैज्ञानिकों की खोज है कि धरती का तापमान जब 35 डिग्री हो जाएगा, तपेगी, तो इसका ऑर्गेनिक कार्बन उड़कर आकाश में जाता है और वहां ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा, वो पर्यावरण को दूषित करेगा। और धरती को हम ढक कर रखेंगे तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा और वो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ेगा नहीं। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब धरती की गुणवत्ता, धरती की ताकत जो उसको उपजाऊ बनाती, वो उड़ेगी नहीं,
वो उसी में रहेगी। नंबर 1 फायदा। नंबर 2, जिस धरती को ढक कर रखोगे उसमें पानी 50% कम देना पड़ेगा। 50% पानी की बचत हो जाएगी। पहले ही साल बचो तो होगी। मैं अपने गुरुकुल के 200 किले में जुताई थारे से 1-2% करता हूं, पानी थारे से 60% कम देता हूं। जरूरतें नहीं पड़ती। क्यों? आप धरती को ढकोगे तो क्या होगा? दूसरा फायदा, अब फिर तुम ही बताओगे, क्योंकि सब बड़े अच्छे आदरणीय किसान हैं। अब लू चलेगी मई के महीने में, चलेगी ना? एक काम करियो, जब खेत में कहीं पानी ना हो, सारी धरती सूखी पड़ी हो, आप अपने खेत के कुछ अड़ंगे को इकट्ठा कर लियो, घास फूस को इकट्ठा कर लियो और उसका एक बरोटा बना लियो। बरोटा समझते हो ना, रियाणी भी हो? बरोटा बना के और उस सूखी धरती में घेर दो और 3-4 दिन पीछे उस बरोटे ने उथलो। उसके नीचे नमी पावेगी कि नहीं? अरे सारी धरती सूखी पड़ी, वहां तक नमी कहां तक आ गई? सोची तुमने? ये जो घास फूस का भरोटा है, ये आकाश में हवा में जो नमी है उसको खींचता है और उस नमी को लेकर धरती को देता है। अब ध्यान करो किसानों सारे, पौधे ने पानी नहीं चाहिए। बोलो मेरे पीछे, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को चाहिए नमी। पौधे को नमी चाहिए। हमने सारा पानी या ट्यूबवेल खोल कर नाले चलाकर बर्बाद कर दिया। ये आने वाली पीढ़ियों का पानी भी हमने खर्च कर दिया। पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए, नमी। और जब आप धरती को ढककर रखोगे तो ये घास फूस आच्छादन जो भी अड़ंगा उसमें उसी में फैला दो। आकाश में जो हवा वो अपने आप उस नमी को लेगा। आपके पौधे ने 50% पानी कम देना पड़ेगा। ये पानी की बचत होगी। 2, तीसरा लाभ इसका सुनो। तीसरा लाभ ये जो अड़ंगा है ना, घास फूस बिछाओगे, अब इस केचुए को और इन सूक्ष्म जीवाणुओं ने भी तो रोटी चाहिए, बेचारों ने खाने, इनने भी तो भोजन चाहिए। तो वो इस अड़ंगे घास फूस को खाते हैं, इसका बायोमास बनाकर खाद में बदलने का काम करते हैं। ये सारा खाद बन जाएगा। 3 फायदे। चौथा फायदा इसका क्या है? यू जो केचुआ ना, केचुआ समझ रहे हो ना, गिंडोया समझ रहे हो? ये 24 घंटा काम नहीं करता। ये रात में काम करे, दिन में नहीं करता यू काम। ये दिन में क्यों नहीं करता? इन्हें पता तू बाहर आओगा पक्षी उठा ले जाएगा, मार देगा तेरे को। तो ये केचुआ जो ना, ये रात में काम करा अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में पक्षी आता नहीं, इसने खतरा नहीं, रात में काम करेगा। खेत में जाओ तड़के पाओगे ना मिट्टी निकली बाहर, दिन में नहीं करता यू काम। तो जब हम धरती को ढक देंगे तो धरती पर अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? अब पक्षी ने तो केचुआ नहीं दिखेगा और केचुए ने पक्षी नहीं दिखेगा, तो फिर यू केचुआ डबल शिफ्ट में काम करेगा। फिर यू डबल शिफ्ट में काम करेगा, यू रात में भी करेगा और दिन में भी करेगा, क्योंकि इसका डर काट दिया अपने पक्षी तय मारने का। समझ में आ गई बात? और जब यू डबल काम करेगा तो डबल फास्फोरस बनावेगा, डबल नाइट्रोजन बनावेगा, डबल पोटास बनाओगा, इसका परिवार बढ़ेगा, इसका खाद बनेगा। तो ये काम, ये फायदा इससे होगा। और 5वां फायदा क्या होगा? जो अड़ंगा खेत में जमे है वो कब जमे है? जब सूरज की रोशनी अड़ंगे के बीज पे पड़ेगी। आप वो पौधा तो छोड़ दो जो आपने बोया है, अब ऊपर आने दो, बाकी को आपने ढक दिया,
तो धरती पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो अड़ंगा नहीं जमेगा और उसकी लेबर मेहनत आपकी खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये है प्राकृतिक खेती। और एक खेत में एक फसल नहीं, घनी फसल बो। जंगल में गए, कितने पेड़ हैं वहां, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं कहीं उससे छोटे, भर दो खेत को, पूरे खेत को भर दो। अब मैंने क्या काम करा, पीछे अक्टूबर में मैंने ईख बोया, गन्ना बोते मैंने उसके बीच में आलू लगा दिए। 100 क्विंटल आलू मेरे हो गए, मैंने वो पाड़ के बेचे, मेरे 90,000 के बिक गए। वो आलू पाड़ते मैंने उसमें मूंग बो दी, वो गन्ना इतना इतना हुआ, मूंग मेरी 40,000 की होगी। और उस मूंग ने उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, ताकत जमीन को दे दी, 2 फसल ले ली और तीसरी मेरा कई लाख का गन्ना हो गया उसमें। यह है तरीका फसल हम करने का। एक में अनेक तरह की फसलें, गेहूं बोया उसी के बीच में धनिया ला दो, कहीं मूली ला दो, कहीं सलगम ला दो, कहीं मेथी लगा दो, ये भी चलेगी वो भी चलेगी और एक दूसरे की पूरक करेंगे। और अब ये गेहूं काट के, एक गेहूं देखे ना लोटपोट हो रहे हैं सारे 2 दिन में, हो गए थारे लोटपोट। और मेरा खेत देखो गुरुकुल में जाके, थारे मारे यहां अलग अलग बारिश को नहीं हुई, वन दी मारे भी आई थारे भी आई, वो बारिश थारे भी और मारे भी हुई। 42 किले गेहूं मेरा एक पौधा नहीं पड़ा और थारे सारे लोटपोट हो गए। समझ में आई बात? थारे सारे गिर गिर, हमारे गुरुकुल का एक भी पेड़ा नहीं गिरा। और मेरा नहीं, जो मेरी प्राकृतिक खेती करते हैं किसान, उनके वीडियो चल रहे हैं कल से। हमारा पेड़ नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? कि इस यूरिया में 50% नमक होता है। अब जब इस यूरिया डालोगे तो नमक तो आपने पता ना, जब पुराने जमाने में हमारे डांगर बुलद बैल मर जाते थे, धरती में दबाव थे, बुढ़े कहते कट्टा नमक का घेर दो, इस पर तोड़ा गल जाएगा। याद है कि नहीं? जब ये गला आदमी खावे उसने गला दे, पशु मरे उसने गला दे, और तुम रोज खेत में 50 किलो यूरिया में आधा नमक डालते हो, तो इसने क्या करा? नमक ने सारी धरती को गला दिया। उसमें पकड़ने की ताकत है ही नहीं पौधे को। पानी बरसा नरम हो, दृढ़ पौधा पड़ा। एक काम यूरिया जो है पौधे के तने को फूस बना दे, उसमें ताकत है नहीं। जैसे एंटीबायोटिक खाने वाला आदमी बोधा हो जाए ना, ऐसे यूरिया डीएपी खा के पौधे बोधे हो गए। आई हवा धड़ाम गिरे और मारे खागड़ की तरह खड़े तगड़े, एक नहीं पौधा पड़ा और धरती बिल्कुल लो पुरुष बनी हुई हमारी। ना पानी मांगती, ना यूरिया डीएपी मांगती। मेरा पिछले साल का 32 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज में धान पैदा हुआ। ध्यान करो, 32 क्विंटल प्रति किले धान मेरा पैदा हुआ। 120 किले में धान था। और गन्ना जो है ईब की बार मेरा 450 से 500 क्विंटल पैदा हुआ एक किले में। और मेरे किले में खर्चा आया है 1000 रुपए किले का, स्प्रे वगैरह जो जीवामृत डालने का। और थारे वाला आया 10 से 15,000 रुपए किले का। है या ना? यू है ना प्रोग्राम? तो बताओ घाटा तुमने कि मैंने है? मेरा तो खर्चा 0 और थारा खर्चा हीरो, तो फिर बचोगे कैसे? इससे बचो, इस खर्चे थे। और सुनो, यह काल ने जाकर गाय पकड़ लो सारी जितनी दिखे, फिर नहीं मिलेंगी। ये गौ माता नहीं मिलने वाली, ये है चलती फिरती फर्टिलाइजर भगवान की। ये हमने पता लगा कितना गुणों का भंडार है। इसकी नस्ल सुधारो, A2 दूध पी का बच्चे बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और खेती वरदान बनेगी। और एक किले में तुम एक गाय तो 30 किले की खेती कर सकते हो। कैसे? अब बोलियो मेरे पीछे, बताओ एक महीने में कितने दिन हो हैं? 30। गाय गोबर गोमूत्र रोज देगी या एक ही दिन देगी? रोज देगी। दूध भले ही रोज ना दो, गोबर गोमूत्र तो देगी। तो एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद बनाया था ना मैंने।
1 दिन के गोबर गौमूत्र से 1 एकड़ का खाद, 30 दिन के गोबर गौमूत्र से तो 1 गाय से 30 किले की खेती। अरे इस तरह सस्ता काम धरती पे है कोई? न्यू देखो, इसके करने से क्या होगा? एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन तक बचोगे। ये कोई बारिश के दिन थे जो हो रही है? ये उजड़न का ही तो प्रोग्राम है। इन दिनों कोई बारिश के दिन है क्या? ये जो ओले पड़ रहे, तूफान आ रहे, बारिश हो रही है, क्यों है? हमने प्रकृति को खत्म कर दिया। भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष है। हमने सारी धरती को पाड़ दिया, तबाह कर दिया। समुद्र गंदे, नदियां गंदी, पर्वत गंदे, सब सड़ा दिया चारों तरफ। इस ग्लोबल, ये जो कोरोना आया था ना, कोरोना 1 महीने का लॉकडाउन लगवाया था प्रधानमंत्री ने, याद है कि नहीं? याद है? भूल गए? बहुत तोड़े बोलना, 12 ताले याद है? अच्छा यूं बताओ मेरी माता और भाइयों, वो लॉकडाउन मारा ही मारा था या बाकी जानवरों का भी था? इस धरती पर असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी। समुद्र में, आकाश में, धरती खोद कर दुनिया भर के प्राणी। और किसी का तो लॉकडाउन नहीं था ना, केवल इस समझदार प्राणी का लॉकडाउन था। और इस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था भाई 1 महीना घर में रह लो बस। और हमने बात भी मान ली थी। 1 महीना हमारे घर में रहने पीछे गंगा भी पवित्र होगी, समुद्र भी ठीक हो गए, नदी नाले भी ठीक हो गए, नए नए पक्षी आ गए धरती पे। इस समझदार ने 1 महीना विश्राम करा था, सारी प्रकृति ठीक होगी। और यू बाजार में निकला सबका बंटा ढार, जहां जहां कदम पड़े संतन के वहीं बंटा। वही हो रहा कि नहीं हमारे हाथ में? हमने सारी प्रकृति को बर्बाद कर दिया। इस प्राकृतिक खेती से भाई और बहनों, पानी बचेगा, वायु बचेगी, धरती माता बचेगी, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, किसान बचेगा, क्योंकि उसकी लागत खत्म हो जाएगी और उत्पादन में कमी नहीं होती। प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती में उत्पादन उतना ही होगा जितना रासायनिक खेती में होता है, लेकिन जैविक खेती में उत्पादन नहीं होता। ये मेरा अनुभव है। तो मैंने बहुत लंबी चर्चा करी है। मैंने भी आप जैसे बढ़िया श्रोता कदे कदे थामे हैं। इतने बुद्धिमान, इतने भले, इतने सात्विक, इतने परोपकारी, सबका हित चाहने वाले ऐसे गुरुजी भी नहीं मिलते, ऐसे चेले जी भी नहीं मिलते। आज ये मेरा परम सौभाग्य था। और अंत में मैं बहुत, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि महाराज श्री ने अपने जो सूत्र हैं जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले, जो हमारे राधा स्वामी सत्संग दिनोद के माध्यम से महाराज श्री चलाते हैं कि नशा मुक्त समाज बने, भाई मांसाहार रहित सात्विक आदमी बने, भ्रूण हत्या का पाप धरती से मिटे, सदाचार की जिंदगी हमारी हो। इससे बड़ा जीवन नहीं। और आज महाराज श्री का आदेश कि भाई इस प्राकृतिक खेती ने भी इस पवित्र मिशन में जोड़ लो। जो तुम जैसे भले आदमी जुड़ गए तो समझ लो देश का आज का जो दिन है ना भाई और बहनों, ये भारतीय इतिहास में जो हमारा देसी नया वर्ष है ना, वो कल था। कल और आज तो इकट्ठा ही है। तो आज ये नव वर्ष हमारा 2080 विक्रमी संवत, इसकी मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके घरों में सुख समृद्धि हो, आनंद संतोष हो। और इस नव वर्ष पर पूज्य गुरु जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से आज हम एक संकल्प लेंगे कि इस प्राकृतिक खेती को आप एकदम सारे खेत में मत करो। आपका जितना खेत है उसके चौथे पांचवें हिस्से में करो। और इसकी ट्रेनिंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हमने निशुल्क सरकार की ओर से चला रखी है, वो ले सकते हो। और महाराज श्री का आदेश होगा, जहां कहेंगे हम वहां एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनवा देंगे।
क्योंकि ये पवित्र काम पवित्र लोग ही कर सकें, भले लोग ही कर सकें ये दुनिया बचाने का काम। तो आज काफी लंबी चर्चा मैंने की, आपने बड़े ध्यान से सुना। सबको नमन, और महाराज श्री को पुनः नमन करते अपनी बात समाप्त करें। राधा उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, जितने भी विद्यार्थी लोग, आप सबने आचार्य जी को इतने ध्यानपूर्वक सुना और इतनी गहराई तक शायद इनको आचार्य क्या और उसके साथ साथ गुजरात सरकार के राज्यपाल भी हैं, तो ये तो वैज्ञानिकों को पढ़ाने वाली शिक्षा देते हैं। इनको चाहिए कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें सबको जाके वैज्ञानिकों को भी पढ़ाना चाहिए। इनको हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इतनी बातें आपको ना किसी पुस्तक में मिलेंगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बारे में कभी विचार भी नहीं किया था। शब्दों पे तो जरूर हम बोल देते हैं कि आज कितनी अच्छी बात, और कितनी एक एक उस कीट की, एक एक फसल के बारे में किस प्रकार से थोड़े से समय में, थोड़े से श्रम से और थोड़े खर्चे से कितनी अच्छी खाद प्राकृतिक रूप से तैयार करके और कितने अच्छे फसल के हम लाभ उठाने के तरीके इन्होंने बताए। हम बहुत बहुत इनके शुक्रगुजार, आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती समय को देके इन्होंने हमें कृतार्थ किया। और आगे भी जो जो समय मिलता रहेगा, मुलाकात होती रहेंगी, और इसी प्रकार से आपको प्राकृतिक खेती के बारे में इनसे हम लाभ प्राप्त करते रहेंगे। पुनः इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।